देखिए, हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, इन ए रूट टिप सेल द rate of division by mitosis was 30 minutes, MINS शॉर्ट पे लिखा हुआ है, मिनट्स, 30 minutes पर डिवीजन। Find out the following। क्वेश्चन ध्यान से लिखेगा। फाइंड आउट द फॉलोइंग। पहला दिया है, अच्छा, ऑल्सो गिवन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम per cell equal to 12 and amount of DNA per cell equal to 50 picogram। अब आपसे बोल रहा है फाइंड आउट द फॉलोइंग, नंबर ऑफ क्रोमोसोम and amount of DNA in प्रोफेज। एक मिनट, इन G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टेलो फेज। आपको इसमें पता करना है नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए दोनों। दूसरा, number of cells of root tip starting with one cell after 4 hours। तो हम कह रहे थे रूट टिप कैसा हिस्सा है, सोमैटिक पार्ट है, यानी बॉडी के स्ट्रक्चरल पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट तो है नहीं। इसीलिए ये किस प्रकार का डिवीजन करेगा, माइटोसिस करेगा। ठीक है, माइटोसिस करेगा। तो आपको यहां बोल भी दिया है माइटोसिस कर रहा है। क्यों माइटोसिस कर रहा है, रीजन साफ हो गया। अब आपको क्या कहा है, इसके डिवीजन का रेट क्या है, 30 मिनट में एक डिवीजन कर लेता है, 30 मिनट में एक डिवीजन करता है। तो आपको बोला जब ये 30 मिनट में एक डिवीजन कर रहा है, यानी एक बार इंटरफेज और एम फेज 30 मिनट में पूरा करेगा, फिर अगले 30 मिनट में एक बार इंटरफेज और एक एम फेज, फिर अगले 30 मिनट में एक बार इंटरफेज एंड एम फेज। इस तरह से इसका जीवन चलता रहेगा। ठीक है, अब आपको दिया गया है जब G1 से लेके टेलोफेज तक इसके जीवन काल में आएगा, लाइफ साइकिल में आएगा, तो आप बताइए तो इनके पास यदि 12 क्रोमोसोम और 50 पिकोग्राम डीएनए है एक सेल में, तो G1 फेज में
एस फेज में, G2 में प्रो, मेटा, एना और टेलोफेज में क्या क्या बनेगा, कितना कितना रहेगा, यही बताना है। अब बात समझ में आ गई? अब जरा सॉल्व कीजिए। यहां पूछ रहा है आपसे, आपको दे दिया है कि एक सेल में क्रोमोसोम कितने हैं, 12, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, 50 पिकोग्राम। अब आप बताइए G1 फेज में क्या क्या होता है? G1 फेज में क्रोमोसोम पे या डीएनए में कोई अंतर पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो अगर नहीं पड़ेगा तो G1 फेज में क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा? 12 ही रहेगा। क्वांटिटी ऑफ डीएनए कितना रहेगा? 50 पिकोग्राम ही रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एस फेज में आइए, एस फेज में क्या हो जाता है? एस फेज खत्म होने पर डीएनए डबल हो जाता है। डीएनए डबल हो जाता है तो डीएनए का क्वांटिटी डबल हो जाएगा। तो कितना डीएनए दिखाई पड़ेगा क्वांटिटी में? 100 पिकोग्राम। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? एस फेज में हम लोग पढ़ चुके हैं, डीएनए डबल हो जाता है। इसलिए अब यहां देखिए क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा? 12 भी रहेगा। G2 फेज में क्या होगा? क्या डीएनए या क्रोमोसोम में कोई अंतर आता है G2 फेज में? नहीं आता है। तो यहां क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा? 12। क्वांटिटी 100 पिकोग्राम बना, 100 पिकोग्राम बना हुआ रहेगा। अब प्रो फेज में कोई अंतर आएगा डीएनए में? नहीं, तो वैसा ही रहेगा। डीएनए का क्वांटिटी तो 100 पिकोग्राम ही रहेगा। प्रोफेज याद है ना, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होता है। अब मेटाफेज में आना है। मेटाफेज में क्रोमोसोम नंबर पे कोई अंतर पड़ेगा? मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम सेंटर पे खड़े हो जाते हैं। डीएनए पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्रोमोसोम पे कोई अंतर नहीं। तो जैसा बना हुआ है 12 क्रोमोसोम और 100 पिकोग्राम डीएनए। एनाफेज में बताइए तो क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज आएगा? डिवाइड हो जाता है। तो डिवाइड हो जाता है तो क्या होता है? डबल हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम लोग मेटाफेज को देखें कैसा रहता है, अगर 2 को लेकर चलें, ऐसे है ना मेटाफेज में। और एनाफेज में क्या होगा? बीच से टूट गया। अब ये पहले 1 था, अब कितना दिखाई दे रहा है? पहले टोटल कितना था? 2 क्रोमोसोम 2। अब क्रोमोसोम कितना दिखाई दे रहा है? 4। तो यहां पे एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना बोलिएगा एक सेल में? 24। और क्वांटिटी ऑफ डीएनए? अरे एक ही सेल में है, अभी सेल बटा नहीं है। वो तो टेलोफेज में ना बटेगा, अभी तो एनाफेज में ही है। अभी एक ही सेल के अंदर है सब। तो ऐसी स्थिति में क्रोमोसोम नंबर हम लोग को डबल दिखे, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम नंबर डबल हो गए तो 12 से बढ़ के कितना हो जाएगा? अब क्वांटिटी ऑफ डीएनए पर बात कीजिए। डीएनए का क्वांटिटी कितना होगा? कैसे?
डीएनए तो बढ़ा नहीं, जितना था उतना ही है, तो कितना हो जाएगा 100 पिकोग्राम। ठीक है। अब टेलोफेज, टेलोफेज के एंड में क्या होगा, 2 डॉटर सेल बनेगा, तो दोनों में बराबर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो एक को 12 और दूसरे को 12 क्रोमोसोम मिलेगा, हाँ कि ना। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल कितना हो जाएगा, वापस 12 हो जाएगा। और क्वांटिटी ऑफ डीएनए फिर से आधा हो जाएगा, क्योंकि टेलोफेज में ये इसको लेके चला गया, इसको लेके चला गया, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये अलग सेल हो गया, ये अलग सेल हो गया। अब देखिए तो डीएनए का मात्रा आधा हो गया ना, और क्रोमोसोम भी आधा आधा बांट लिया, तो 20 से तोड़ के पहले डबल किया फिर आधा कर दिया, तो यानी जितने थे उतने हो गए। तो क्रोमोसोम नंबर 12 और क्वांटिटी ऑफ डीएनए वापस 50 पिकोग्राम बन गया। ठीक, यहां तक में कोई डाउट? यहां तक पूरा कीजिए, फिर हम लोग को देखना है दूसरे वाले क्वेश्चन को। सारे समस्याओं का समाधान अब किया जा रहा है। हमारे पास है रेट ऑफ डिवीजन, हमको यही दिया है ना, रेट ऑफ डिवीजन, और बोला है 1 डिवीजन 1 डिवीजन टाइम बराबर 30 मिनट। अब देखिए तो टोटल टाइम फॉर डिवीजन कितना है, 4 आवर्स। तो 4 आवर में कितना बार डिवाइड कर सकता है, 1 घंटा में 2 बार कर सकता है। 1 घंटा में 2 डिवीजन साइकिल होगा ना, तो 4 घंटा में 8 डिवीजन साइकिल होगा, 8 डिवीजन साइकिल्स ये होंगे। अब देखिए शुरू करते हैं, पहले एक सेल 30 मिनट पार किया, 2 सेल बन गया, 30 मिनट पार कर गया, 4 सेल बनेगा, 30 मिनट पार कर गया, 8 सेल बनेगा, 30 मिनट पार कर गया, इतना बन जाएगा। अभी तक आप कितना साइकिल पार किए, 1 2 3 4। अब की बार 30 मिनट देंगे, कितना बन जाएगा, यहां 16 है ना, बढ़कर 32 हो जाएगा। अब की बार फिर 30 मिनट देंगे, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहां पर हो गया 5 और 6 डिवीजन, एक और डिवीजन लिए, 30 मिनट, कितना हो गया, 64 दूनी 128, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, एक बार और डिवीजन हुआ तो अब की बार, अभी 7.5 घंटा हुआ, 30 मिनट और दिए, कितना हो जाएगा, 256। कहां 8 सेल, कहां 80 सेल, कहां 256 सेल। समझ में आया ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, यही समझो।
30 मिनट का अगर समय काल दीजिएगा तो ये 2 सेल में डिवाइड करेगा, अगला 30 मिनट दीजिएगा तो ई डिवाइड करेगा, ई चुपचाप बैठा हुआ रहेगा नहीं ना, ये भी तो डिवाइड करेगा। तो ये डिवाइड करके 2 ठो डॉटर सेल देगा और ये डिवाइड करके 2 डॉटर सेल देगा। फिर 30 मिनट का टाइम दिए, अब ये और ये चारों डिवाइड करेंगे, कोई एक बैठेगा नहीं, सभी डिवाइड करते जा रहे हैं। तो कितना बना दिया? 8 सेल। अब की बार जब 30 मिनट का समय देंगे तो ये सभी 8 के 8 सेल डिवाइड करेंगे, लाइन लगा देगा, टोटल कितना बनाएगा? 16 सेल। अब की बार फिर जब टाइम देंगे 30 मिनट, अब ये सभी डिवाइड करके कितना बनाएंगे? 32। और इसी तरीके से ये आंकड़ा पहुंचेगा कहां तक? 256। तो आंसर क्या आएगा? तो सवाल ये है कि हर बार इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट? तो बिल्कुल है, और वो हम लोग समझेंगे। पहले इसको आप इस तरह से मैनुअली पूरा कीजिए पहले, फिर इसका शॉर्टकट समझाते हैं। आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, हमारे में भी होता है, लेकिन सभी जगह नहीं, सभी जगह नहीं। जैसे स्किन अगर कट जाए, उंगली कट जाता है, चोट लग जाता है, स्किन छिल जाता है, तो वहां पे घाव भरता है ना। तो कैसे भरता है? आप लिखे हैं रिपेयर सेल डिवीजन। तो ये हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर दे रहे हैं, इसीलिए यहां पे जो पार्ट्स हैं ये सोमैटिक सेल्स कहलाएंगे, और सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होगा। ठीक है। लेकिन कुछ है, जैसे लीवर के सेल्स ये डिवाइड करते हैं, स्किन के सेल्स ये डिवाइड करते हैं, इंटेस्टाइन के सेल्स डिवाइड करते हैं। कई बार देखे होंगे बहुत गर्म खाना खा लिए, मुंह में फोका पड़ जाता है ना, दिन भर रात भर आप परेशान रहते हैं, सुबह उठ के भूल जाते हैं, या 48 घंटे के बाद तो पक्का ही याद नहीं रहता है क्या? क्योंकि आपको तकलीफ ही नहीं होता, तो आप भूल जाते हैं। इसका मतलब आपका रिपेयर 48 घंटे के अंदर अंदर हो गया, और उतना ही बड़ा फोका अगर दूसरे सरफेस पे पड़ा होता तो वो ठीक होने में आपको महीनों लग जाते। पर हमारे माउथ के अंदर रिपेयर मैकेनिज्म बहुत रैपिड, बहुत फास्ट होता है। तो जब आप टिश्यू पढ़ेंगे वहां पर ये सारी बातें आपको बताएंगे। देखिए, कुछ सेल्स हैं ह्यूमन के जो 14 साल लगाते हैं मियोसिस शुरू करने में, मियोसिस का स्टेज पार करने में, और कुछ सेल्स हैं जैसे आपके गाल के सेल्स इस तरफ के, है ना, वो 24 घंटे के अंदर अंदर डिवाइड करके पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। हार्डली, बहुत तेजी से करते हैं ये। स्किन के सेल्स ये भी बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं। अब देखिए, हम लोग यहां फॉर्मूला समझें। नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू 2 to the power n। यहां ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू 2 to the power n, जहां n का वैल्यू होता है नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ डिवीजन। ठीक है। अब वापस आइए हमारे पुराने क्वेश्चन में। आपको टाइम ऑफ डिवीजन दिया हुआ है कितना? 30 मिनट दिया है ना, और नंबर ऑफ डिविजन्स कितना निकाले आप लोग? 8 निकाले हैं। नंबर ऑफ डिविजन्स 8 निकाले हैं। अब देखिए, देयरफॉर नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड बराबर 2 पर पावर n, और n का वैल्यू क्या होगा? 8। तो गुना कीजिए 2 पर पावर 8, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया? 2 2 4,
गुना 2 गुना 2 6 गुना 2 गुना 2, 8 बार 2 को गुना करना है, कितना हो जाएगा 2 गुना 2 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 आंसर। सो सिंपल है ना। उतना मेहनत से जिस चीज को हम लोग लेकर आए उसको यह समझाता है कि यह छोटा सा फॉर्मूला उसका एक ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत बन जाएगा तो लीजिए। एक और सवाल आप लोग के खिदमत में पेश है। कहता है इफ द सेम रेट ऑफ division is found for a plant shoot tip cell, then starting with 20 cells after 4 hours, how many cells will be present? पहले क्वेश्चन लिखिए फिर इसको हम लोग समझते हैं। चलिए बनाकर देखते हैं क्या क्या दिया है। देखिए टाइम ऑफ डिवीजन बराबर 30 मिनट्स, नंबर ऑफ डिवीजन बराबर 8, स्टार्टिंग नंबर ऑफ सेल्स बराबर 20। अब देखिए नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय 1 सेल इक्वल टू 2 to the power n। ओह, समोसा पार्टी आज ही हो जाएगा। अब यहां देखिए नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय 1 सेल इक्वल टू 2 to the power n। n का वैल्यू कितना मिला 8, इसलिए 2 to the power 8 बराबर, इसको 28 नहीं समझ लें, 2 to the power 8 बराबर 256 हो गया है ना। सिंस 1 सेल produces after 8 divisions बराबर 256 सेल्स, therefore 20 cells produce after 8 division 256 into 20, तो 256 दूनी 6 दूनी 12 और 25 दूनी 50 और 51, 51 6 दूनी 12 512 5120 है ना। ऐसे किए थे, ऐसे ही होगा। समझ में आ गया, पकड़ में आ गया कैसे इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। बहुत अच्छा, पूरा कर लीजिए। कलम थोड़ा बढ़िया यूज कीजिए, ये सब नहीं होगा। अब देखिए आते हैं हम लोग मियोसिस में। मियोसिस को देखने के पहले, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज हो रहे हैं उसको जानने के पहले हम लोग एक बात यहां लिखते हैं मियोसिस के लिए कि जिस प्रकार माइटोसिस एक ही साइकिल में पूरा हो जाता है, मियोसिस को 2 चक्कर चलना पड़ता
तब जाके एक दफा मियोसिस पूरा होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, इट नीड्स 2 cycles to complete 1 round of meiosis। नहीं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। पहला इंफॉर्मेशन कि मियोसिस को 2 चक्कर चलना पड़ता है, तब जाके वो एक बार पूरा करता है मियोसिस का क्रिया। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइटोसिस से जो मियोसिस को अलग करता है वो इट इज डन बाय द, और इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन is done by the gamete producing cells। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले इस लाइन को लिखिए, फिर इसके एग्जांपल्स लेंगे और क्लियर होगा। अब जरा बात करें इससे आगे। रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिनका दूसरा नाम गैमेट है, इन्हें प्रोड्यूस कौन करेंगे? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। तो हम लोग ये डिवीजन किस में देख रहे हैं? माइटोसिस और मियोसिस कौन से मतलब हमारे क्या कहते हैं टारगेट सेल्स है जिसमें हमें दिखेंगे। क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है? हाँ या ना? नहीं, ये यूकैरियोटिक सेल्स है। एक कारण बता दीजिए क्यों? क्योंकि ये उन्हीं सेल्स में डिवीजन करते दिखेंगे जो न्यूक्लियस धारण करते हैं, जिनके पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस जो रखता है वो होता है यूकैरियोटिक सेल। इसलिए ये यूकैरियोटिक सेल्स का प्रॉपर्टी है, उसमें होता है। तो कभी भी भूल के प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस मियोसिस अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? तो अब हम लोग को जानना है यूकैरियोटिक्स में कौन कौन आ रहे हैं। तो भाई 2 ही हैं, प्लांट और एनिमल, और ये मल्टी सेलुलर है। तब हमारा सवाल, अगर हमारे पास, क्योंकि इसे समझना है, प्लांट है तो क्या प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? 10 में पढ़े हैं, बिल्कुल होता है। तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बराबर फ्लावर। और यही आप हमें बता दीजिए इसके दूसरे ऑर्गन क्या होते हैं? रूट, स्टेम एंड लीफ होते हैं ना। इन्हें क्या कहेंगे? क्या ये भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? नहीं, तो नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह दें। ये हैं नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या किन्हीं को पता है इनका दूसरा नाम? पता है? इन्हें कहते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स। प्लांट के ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं, और इन्हें जब हम खाने लगते हैं तब यही कहलाते हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स अब समझ में आया? वेजिटेबल मतलब क्या हुआ? प्लांट के नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो हम खाते हैं वो कहलाते हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स तो दरअसल नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आए रूट, स्टेम और लीफ, और इन्हें कहा जाता है वेजिटेटिव ऑर्गन्स। ठीक है, जान गए? एक अच्छी बात समझे। तो आगे हमारा प्रोग्रेस कैसे होगा? फ्लावर में कौन सा जगह है जहां पे ये रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगे, है ना? तो अगर हम लोग एक फ्लावर को ड्रॉ करते हैं,
ये एक रिप्रेजेंटेटिव फ्लावर है। इनके पार्ट्स को गिनाए, इसका नाम कौन बताएगा? पेडिसेल कहते हैं इसे, पेडिसेल, और इसी को कहते हैं स्टॉक, STAL के स्टॉक। अच्छा, देखना पड़ेगा, ऐसे कुछ है रिलेटेड, पुष्प से मिलता जुलता कुछ कहते हैं, देखना पड़ेगा। ये हिस्सा थैलेमस कहलाता है, ठीक है, ये हिस्सा थैलेमस कहलाता है। यहां से हिंदी हमको मालूम है, इसको कहते हैं कैलिक्स, और हिंदी में कहते हैं बाह्य दलपुंज, इसको कहते हैं कोरोला, हिंदी में कहते हैं अंतः दलपुंज, इसको कहते हैं एंड्रोसियम, हिंदी में कहते हैं पुमंग, और इसको कहते हैं गाइनोसियम। जायांग, ये कहते हैं ना। और अब बच्चों बताइए, कैलिक्स का इकाई यूनिट क्या कहलाता है? कैलिक्स का यूनिट बताइए। सेपल, हिंदी में वाय दलपत्र, सब भूल के खा गए। हाँ, यस सर, ऊपर से। इसका यूनिट पीटल, अंतः दलपत्र, या इसी का दूसरा नाम है पंखुड़ी। वो इसका पार्ट है, वर्तिकाग्र। एंड्रोसियम, इसका यूनिट एंड्रोसियम का यूनिट इसको कहते हैं स्टेमेन। ये लंबा सा हॉलो ट्यूब, फिलामेंट एरा स्टेमेन में, ये लोब लाइक स्ट्रक्चर स्टेमेन का। स्टेमेन क्या है? एंड्रोसियम का यूनिट। एंड्रोसियम के यूनिट को स्टेमेन कहते हैं। और गाइनोसियम के यूनिट को कार्पेल और पिस्टिल। ये लिख लीजिए, काम देगा आपको आगे। प्लांट के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमें जानने हैं, क्योंकि 12th में पढ़ना है आगे चल के, पूरा एक चैप्टर है। देखिए, सेपल, पीटल, स्टेमेन,
पिस्टिल और कार्पेल, ये हैं यूनिट्स, ठीक है। और ये किसका यूनिट है? सेपल कैलिक्स। पिटल किसका यूनिट है? कोरोला। स्टेमन किसका यूनिट है? एंड्रोएसियम। और पिस्टिल किसका यूनिट है? गाइनोएसियम। ये दोनों हैं नॉन रिप्रोडक्टिव, WHORLES, होल्ड्स। होल्ड मतलब घेरा। और ये दोनों हैं रिप्रोडक्टिव होल्ड्स। होल्ड मतलब फिर से घेरा। तो ये एंड्रोसियम है मेल होल्ड, और ये है फीमेल होल्ड। इसे क्या पढ़ेंगे? होल्ड। ये मेल होल्ड है और फीमेल होल्ड है। ये हो गया स्टेमेन, ये हो गया पिस्टिल। स्टेमेन का ये है एंथर और ये है फिलामेंट। पिस्टिल का पिस्टिल, कार्पेल और पिस्टिल, ये रहा। इसका ये है ओवरी, ये है स्टाइल, और ये हिस्सा है स्टिग्मा। ठीक है। ओवरी में प्रोड्यूस होता है एग सेल, और ये है फीमेल गैमेट। ओवरी में एक सेल प्रोड्यूस होगा, और ये सॉरी ओवरी में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा। फीमेल का साइन है 0 लिख के नीचे प्लस का साइन, ठीक है। तो ये फीमेल गैमेट, इसे कहा जाता है एक सेल। और मेल गैमेट यहां प्रोड्यूस होंगे, मेल गैमेट्स। तो कहां प्रोड्यूस होंगे? एंथन में। और मेल गैमेट प्रेजेंट रहता है किसके अंदर? पॉलन ग्रेन। और फीमेल गैमेट ओवरी के अंदर ओव्यूल में प्रेजेंट रहता है। हाँ, लेकिन बनाइए। इस डायग्राम को देखते हुए अगर कोई पूछे फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग साइट क्या है, डायग्राम देखते हुए बताइए फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग साइट कौन है? नाम, जगह का नाम। ओवरी बोल दीजिएगा। और मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग साइट एंथर, याद रखिएगा। तो कई बार पूछता है ओवरी के सेल्स कैसा डिवीजन करेंगे? ओवरी के सेल्स गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए कैसा डिवीजन करेंगे?
अब तो देख रहा होगा मियोसिस क्या है, डन बाय और द सेल डिवीजन डन बाय द गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर पूछा जाए कि ओवरी में फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स कैसा डिवीजन करेंगे, क्या कहिएगा, माइटोसिस की मियोसिस, मियोसिस करेगा। उसी तरह से एंथर के सेल्स मेल गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा डिवीजन करेगा। अरे इतना दबा हुआ आवाज में क्या बोल रहे, हाँ तब ना, इसका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अभी भी कॉन्फिडेंस आया। मियोसिस होगा, माइटोसिस नहीं होगा। माइटोसिस होता है केवल नंबर बढ़ाने के लिए, लेकिन जब गैमेट प्रोड्यूसिंग करना है, गैमेट प्रोड्यूस करना है, जब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है, उस समय जो डिवीजन होगा दैट विल बी मियोसिस। समझ में आया। जो आपको होमवर्क में मिलेगा याद करके आना है। देखिए मियोसिस, इसको दो भाग में बांटा। पहला भाग है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा भाग है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस को दो पार्ट में बांट के चल रहे हैं हम लोग, एक हो गया मियोसिस फर्स्ट, दूसरा मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस फर्स्ट में भी होगा इंटरफेज, ये कहलाएगा इंटरफेज फर्स्ट, और इसमें भी होगा इंटरफेज, ये कहलाएगा इंटरफेज सेकेंड। बट its interface is very short lived। शॉर्ट लिव्ड मतलब अल्पकालीन। अल्पकालीन, बहुत छोटे समय के लिए, थोड़ी देर के लिए इंटरफेस सेकंड आता है, फिर खत्म। तो इंटरफेस के बाद अगला स्टेज क्या कहलाता है, एम फेज। तो ये एम फेज 1 होगा, जिसे हम लोग कहेंगे मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट में होगा प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबा होता है, लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस। पूरे मियोसिस में प्रोफेज 1 सबसे लंबा स्टेज है, ठीक है। अब ये बटे हुए हैं कई हिस्सों में। पहला है, साफ साफ लिख रहे हैं, लेप्टोटीन। दूसरा है जाइगोटीन। तीसरा है पैकीटीन। चौथा है डिप्लोटीन। और पांचवा है डायाकाइनेसिस। तो यानी प्रोफेज 1 5 हिस्सों में एक पंजे की 5 उंगलियों की तरह बटे हुए हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, और इसीलिए यह सबसे लंबा है। दूसरा फेज मेटाफेज फर्स्ट, उसके बाद एनाफेज फर्स्ट, और उसके बाद टेलोफेज फर्स्ट। ठीक है,
टेलोफेज फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस। तो एज यूजुअल इंटरफेज सेकंड पार करने के बाद ये आएगा किसमें, MEIOSIS मियोसिस सेकंड में। और मियोसिस सेकंड सीधा साधा है, ये ले आएगा प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और लाएगा टेलोफेज सेकंड एंड साइटोकाइनेसिस और लेकर आएगा साइटोकाइनेसिस।